आपने कुर्सी क्यों मारा? तो वो कहते हैं मैं कुर्सी मारा हूँ, अभी तुमको भी मारूंगा। ये बात कहते हुए वो ट्रॉमा सेंटर की जो सीढ़ी है वहां तक ये लोग जाते हैं। बात करते हुए ये जाता है कि साहब आपको कुर्सी मारना, आपको कहना था, हम हटा देते। कुर्सी पर चढ़ा कैसे बैठते हो, लगता है कि कोई बहुत बड़े आदमी हो, तुम लोग इतने नीच आदमी हो। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ से आप पैसा पा रहे हैं, जहाँ से रोटी खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बम फूट जाए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। लड़कियों को गाली दिया, हमारे स्टाफ को गाली दिए, हाँ उसमें लड़कों को भी गाली दिए। दिक्कत ये है कि महंगी दवाइयाँ लोग नहीं लिख पा रहे हैं। दिक्कत ये है कि रोज की लोगों की लाख 2 लाख रुपए की कमाई मर गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। और अभी हम लोग वाराणसी के ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं। देखिए, अभी हाल ही में आपने एक सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर के द्वारा, वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा इस कैंटीन में रखी हुई एक कुर्सी को लात मारने का सीसीटीवी जारी हुआ और आए दिन इसका अब मामला अब ये तूल पकड़ता जाता है। तो हम पीछे आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वही कैंटीन है और ये वही जगह है। और दूसरी चीज़, हम सबसे बड़ी बात आप दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे एक सीधा पार्किंग है। जो विवाद की जो घटना है, वो हम विवाद किस लिए वजह हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि देखिए, ये पार्किंग व्यवस्था है और डॉक्टर साहब जो है वो इस रास्ते से आ रहे थे, मतलब वो शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे। क्योंकि जो अमूमन जो रास्ता होता है वो सीढ़ियों के द्वारा, यानी पायदान के द्वारा वो रास्ता होता है। और यहीं पर वो एक चेयर रखी गई थी। इस चेयर को उन्होंने मतलब पैरों से लात मारा। कैंटीन के लोगों का कहना है कि वो किसी रंजिश के वजह से उन्होंने कुर्सी को लात मारी और गिरा दिया। फिर उसके बाद में ये सारी घटना जो है वो इस सीसीटीवी के माध्यम से कैद हो गई। तो अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिवक्ता मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, उस दिन की क्या घटना है और कैसे क्या हुआ? चूँकि आप पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता हैं और काफ़ी जाने माने अधिवक्ता हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था और क्या अभी तक निर्णय निकला है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अनुपम द्विवेदी एडवोकेट है। मैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिसरत हूं और मैं यहाँ एक दलित व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि कहानी दूसरी तरफ चली जा रही है, मैं उसको सामने लाना चाहता हूँ। एक दलित व्यक्ति है जिसके साथ प्रताड़ना हुई है, उस व्यक्ति का अधिवक्ता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि एक कहावत आपने सुनी होगी, उस कहावत से मैं बात शुरू कर रहा हूं। थोड़ा समय लूँगा आपका कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये चरितार्थ हो चुका है यहाँ पे। आप समझिए कि कहानी किस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत 2-4 दिनों से जांच पड़ताल की और अपने स्तर से जानने का प्रयास किया। उसके बाद मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। एक आदमी आता है वहाँ से, एक आदमी वहाँ से आता है पूरे अपने होशो हवास में। ये भी नहीं कह सकता कि वो नशे में है किसी प्रकार से। वो आता है और वो आता है और यहाँ रखी हुई चेयर को लात मार देता है। सीसीटीवी सामने आप देख सकते हैं, कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे में स्पष्ट आया, एक खाली चेयर को वो लात मार देता है आदमी। क्यों, किस परिस्थिति में? उसको देखकर तो ये नहीं लगता कि वो आदमी पढ़ा लिखा है। वो आदमी समझदार या पढ़े लिखे वर्ग से बिलोंग करता है। वो अपने आप को कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। बड़ा दुख का विषय है। एक समझदार आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जब आता है, अगर कुर्सी रखी भी हो तो भी उसको किनारे कर देता है। और अगर गलती से पैर भी लग जाए तो हम तो उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं जहाँ सर कुर्सी को भी प्रणाम कर लिया जाता है। नहीं, ठीक बात है कि गलती से पैर लग गया। क्योंकि आप जानते हैं कि माँ काली का जब पैर पड़ गया था भोलेनाथ पे, तो उन्होंने उनकी जीभ निकल गई थी। वही किंवदंती और वही कहानी फेमस है कि काली माँ की जीभ कैसे बाहर आई। उसके बाद सर अब वो आते हैं, वो कुर्सी को पैर मारते हैं। पैर मारने के बाद जो है यहाँ का व्यक्ति निकल के बाहर आता है, जो इंचार्ज है वो निकल कर आता है। उनसे पूछता, सर आपने ऐसा क्यों किया, आपने कुर्सी क्यों मारा? तो वो कहते हैं मैं कुर्सी मारा हूँ, अभी तुमको भी मारूंगा। अच्छा, वो ये बात उन्होंने खुद बोली? उन्होंने कहा कि अभी कुर्सी मारा हूँ और तुमको भी मारूंगा। ये बात कहते हुए वो ट्रॉमा सेंटर की जो सीढ़ी है वहाँ तक ये लोग जाते हैं। बात करते हुए ये जाता है कि साहब आपको कुर्सी मारना, आपको कहना था, हम हटा देते, हम कुर्सी कर देते, जो भी जैसे भी आप चाहते हैं हम उस तरह से कर देते, आप बातचीत करते। तो वो झगड़े झंझट पर उतारू हो गए। और उसी बीच जो है हमारा मुवक्किल जो एसटी है बिरादरी का, हम आई एम सो सॉरी टू से दिस, हम नाम नहीं लेंगे उसका क्योंकि विशेष अधिनियम के विक्टिम्स का नाम नहीं लिया जाता कैमरे पे। वो एसटी है, उसके साथ बदतमीजी इन्होंने शुरू कर दी। और वो जातिगत क्या, मतलब वो क्या जातिगत वो खेल खेल रहे हैं या जातिगत वो सामने वाले पर प्रहार कर रहे हैं? देखिए, समझिए बात को। ऐसा होता है कि जब आपको कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो बीच की छोटी छोटी चीज़ों को आपको कांटा बोना पड़ता है किसी व्यक्ति के लिए। अच्छा। कोई आदमी जो आज इस स्तर पर आ गया है कि हर चीज़ फ्री में उपलब्ध करा रहा है, तो उस फ्री की उपलब्धता को समाप्त करके अपने पैसे वाली उपलब्धता को बनाने के लिए कांटे तो बोने पड़ेंगे ना। तो वही वो करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके हैंड्स तोड़ दिए जाए, जो मैंने 2-3 दिनों में जांच किया, मुझे पता चला। तो आप पहले घटना पर आ जाते हैं। तो आपने किया क्या कि साहब उस एसटी व्यक्ति को आपने लगातार उसको जाति सूचक शब्दों के साथ, मैं वो उस शब्दों का नाम नहीं ले सकता, ठीक बात है, वो इतने अपमानजनक शब्द हैं क्योंकि मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। उन शब्दों का अगर मैं प्रसारित भी करता हूँ तो संभवतः मेरे पेशे के साथ, मैं पढ़ा लिखा अपने आप को समझता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे पेशे के साथ वो अपमान होगा, अन्याय होगा। तो आप जो है उसको उस जाति सूचक शब्दों से वो करते हैं। जो सारी चीज़ें कैमरे में आई हैं
हर चीज़ें कैमरे में उपलब्ध है। आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, आप कहते हैं यहाँ के मैनेजर को कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके कि आप इस तरह के व्यक्तियों को यहाँ पर इकट्ठा किए हुए हैं, जल्द से जल्द इनको हटा लीजिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो अब आप एक बात बताइए, एक आदमी जो दिन सुबह 4 बजे से ये लोग काम करते हैं सर, रात को 11 बजे तक इन लोगों ने मुझे बताया कि सर सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, पेशेंट को 5 टाइम फ्री में खाना देना, फ्री में सर, फ्री में खाना देना होता है। इस कैंटीन से फ्री में खाना मिलता है पेशेंट को 5 टाइम फ्री में, यही तो मैंने जांच किया। देखिए वास्तव में समझिए बात को, होता क्या है कि मैंने भी भाई बतौर अधिवक्ता मैं भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा मुवक्किल है वो एक गरीब आदमी है, कहीं उसका कोई इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये जानने का प्रयास किया कि साहब कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 दिन अदालत छोड़ के मैं घूमा ट्रॉमा सेंटर में मास्क लगा के, मैं घूमा और मैंने जानने का प्रयास किया। हमने भी एक स्टिंग ऑपरेशन किया जैसा आप लोग करते हैं कि ताकि आप घटनाक्रम तक आखिरी छोर तक पहुंच सकें। वो है क्या आखिर में वास्तव में बात। तो साहब मैंने देखा, आप विश्वास मानेंगे, जान के चौंक जाएंगे, मैंने देखा कि आज से 5 साल पहले जो दवाइयाँ 40,000 50,000 में दी जाती थी, आज वो फ्री में उपलब्ध है ट्रॉमा सेंटर में, आज वो फ्री में उपलब्ध हैं। एक्सरे हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो जाता है सर, मैसेज आपके मोबाइल पर आ जाता है। क्या समस्या है सबको, क्या दिक्कत है लोगों को? दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ आपको। दिक्कत ये है कि महंगी दवाइयाँ लोग नहीं लिख पा रहे हैं, दिक्कत ये है कि रोज़ की लोगों की लाख 2 लाख रुपए की कमाई मर गई है, दिक्कत ये है कि लोग जो है अपना मनमाना करके पेशेंट्स को परेशान नहीं कर पा रहे हैं। जो रॉड पहले 1 लाख रुपए में लगाई जाती थी सर, आज वो फ्री में लगाई जाती है ट्रॉमा सेंटर में। क्या चाहिए, क्या चाहिए किसी को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं देख के मैं दंग रह गया इसको देख के। कुछ चीज़ें हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में अभी इस कैंटीन का उद्घाटन हुआ था और यहाँ के जो अभी हाल ही में कमिश्नर है राजलिंगम सर, और उस समय वर्तमान में DM हुआ करते थे, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया था। तो तमाम बड़े वरिष्ठ जन लोग आए थे। और आपको हम बता दें, हमने एक दो और कवरेज किया था, जो इस ट्रामा सेंटर में एक बिहार की एक बिटिया थी जिसको लीवर से संबंधित दिक्कत था, और उसको करीब 5 साल तक आयुष्मान कार्ड की वजह से उसको पूरा फ्री ऑफ कास्ट उसको मेडिकल सुविधा दी गई थी। तो ऐसे में जब ये कैंटीन मरीजों के लिए फ्री दे रहा है, तो किसके आंखों का ये कांटा चुभ रहा है? अब साहब देखिए, ऐसा है कि इस विषय पर तो पुलिस विवेचना कर रही है, पुलिस विवेचना करेगी, पुलिस के माध्यम से चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, क्योंकि ये स्तर पे तो मैं चीज़ें नहीं जान पाऊंगा। मेरा तो सिर्फ ये था जानना कि साहब ट्रॉमा सेंटर को लेके जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा दुखद विषय था। कल मैं उस वीडियो को देखा और वहाँ पाया कि साहब जो है एक डॉक्टर साहब थे जो अपने आप को JR बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि प्रभारी इंचार्ज को हटा दिया जाए और जाँच कराई जाए। अरे साहब, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन चुकी है इस विषय को लेकर। ये जो मारपीट लड़ाई झगड़ा हुआ उस दिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने किया, जो अपने आप को वरिष्ठ डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर SP मिश्रा, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, उनसे लड़ाई झगड़ा यहाँ हुआ और उसके लिए जांच कमेटी बैठ चुकी है। जांच कमेटी बैठी है, SC ST के संबंध में प्रार्थना पत्र उस व्यक्ति ने दे दिया है, ACP के यहाँ दिया हुआ है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ भेजा जा चुका है, और अगर नहीं हमको लाभ मिलेगा तो हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। तो जब ये सब बातें हो चुकी हैं और एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में हड़ताल करने का अधिकार है आपको। कौन हड़ताल कर रहा है? अरे भाई, कल का वीडियो आप देखिए, मीडिया में सब जगह फैला हुआ है कि हम काम नहीं करें, हम हड़ताल के स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे। वो एक तरह का ही है। आज के तारीख में यहाँ से डॉक्टर्स जो है काम नहीं करना चाह। आप एक बात बताइए कि जो इसेंशियल सर्विसेज का जो अधिनियम है उसके तहत डॉक्टर्स आते हैं, उसकी धारा 2 को आप पढ़ेंगे, धारा 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज X आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि हॉस्पिटल इसेंशियल सर्विसेज में आता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवजोत जौहर के जजमेंट में कहा है सन 2019 में कि साहब उसमें जो है वो जो राइट टू हेल्थ है वो राइट टू लाइफ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप पढ़े लिखे होकर इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो इसका उनको ये चाहिए डॉक्टर साहब को, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनको कानूनी अपनी बातें रखनी चाहिए उस तरह से, और ना कि हड़ताल करानी चाहिए। भाई मरीज कौन इमरजेंसी में किसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो अपने तमाम तरह के इलाज कराने आता है। साहब देखिए, यही तो विषय मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है जो बात है वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कहिए, आप जो बात है वो प्रशासन के सामने कहिए, आप जो बात है वो पुलिस से कहिए। आप मीडिया में जो है इस तरह के प्रोपेगेंडा करके आप सिवाय अपने प्रोफेशन को बदनाम करने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। सन 2006 से 9 मैंने यहाँ ग्रेजुएशन किया है और 10 से 13 मैंने यहाँ से लॉ किया है। मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। लेकिन आप समझने का प्रयास करिए कि आज कितनी गंदगी, इस तरह की गंदगी फैला दी गई है कि संभवतः महामना की आत्मा रो रही होगी। आप देखिए, एक डॉक्टर यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे बम फूट जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट माइंड। मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहां से आप पैसा पा रहे हैं, जहां से रोटी खा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बम फूट जाए, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। मैंने इसको भी जानने का प्रयास किया कि क्या प्रभारी जो इंचार्ज साहब हैं आके उनके साथ या उनके तहत या उनके लोगों के द्वारा कोई बदतमीजियाँ की गई हो या कुछ किया गया हो। तो मैंने जब इसको अपने से जानने का प्रयास किया तो मुझे पता चला, मैंने CCTV फुटेज वगैरह देखा, तो मुझे यह पता चला कि उस दिन राउंड पर इंचार्ज साहब निकले थे
और यहाँ झगड़ा हो रहा था। बस वो आए, वो संभालने का कि भाई आपको कोई दिक्कत है तो आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए। ये मुझे जानकारी हुई कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपको लगता है कि नहीं साहब आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप एक प्रार्थना पत्र हमारे ऑफिस में देखिए, हम उचित कार्रवाई करेंगे उसकी। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा आप जो है उनके बाउंसर्स और उनके साथ आप बदमाशी कर रहे हैं। तो संभवतः उस दिशा में कार्य किया गया होगा। बाकी वो एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या परिस्थिति है। तो मैं आपको बताऊं कि लोगों के साथ बदतमीजी इनके द्वारा किया गया। आप पूरी रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो इंचार्ज महोदय हैं और भी कुछ लोग हैं, वो लोग चुपचाप खड़े हैं, वो लोग चुपचाप खड़े हैं। कैसी बदतमीजी। हम एक बार दर्शकों को फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए अभी आगे ही एक जो लोग हैं वो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है उस दिन वो इस रास्ते से आते हैं और इस रास्ते से आने के बाद इस कुर्सी को ऐसे लात मार के चले जाते हैं, जो कि डॉक्टर साहब की जो दिशा होनी चाहिए, वो डॉक्टर साहब की दिशा ये होनी चाहिए कि जैसे ही वो सीढ़ी से आ रहे हैं, इस रास्ते से आ रहे हैं, तो उनकी सीढ़ी की दिशा ये होनी चाहिए और उनको अपने यथागत जहाँ जिस जगह पे जाना होता है वहाँ जाना चाहिए, ना कि कैंटीन को लात मार के आना चाहिए। तो हम इस पर जानेंगे सर, अब आखिरी कार्रवाई क्या हो रही है या अभी तक स्थिति क्या हुई, जो कि पीड़ित पक्ष भी है और विरोध करने वाला भी पक्ष है। देखिए ऐसा मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ आपको कि हम इस लड़ाई में अंत तक जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का एसटी होना गुनाह नहीं है। ये उसके बस में नहीं है कि वो एससी होता है, कि एसटी होता है, कि जनरल होता है, कि ओबीसी होता है। ये किसी के व्यक्ति के बस में नहीं है, ये उसका बस नहीं है। और वो व्यक्ति इतना अपमानित महसूस किया उस दिन कि उसने कहा कि वकील साहब मैं मर जाऊँगा। जिस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ बात की, मेरे पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई नहीं। मैंने उसको बहुत समझाया बुझाया कि बेटा ऐसे नहीं सोचते हैं बाबू, ऐसे नहीं सोचते हैं भैया। हम लोग हैं, कानून का राज है हमारे देश में। हमारे देश में जो सरकार है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे चलती है, तो आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान मत होइए। मैं बस आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि पूरी कहानी को एक दूसरी दिशा दी जा रही है। ज़बरदस्ती अपने पर्सनल एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का कृत्य किया गया। अदरवाइज़ मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई थी, मैंने जब पता किया कि उस दिन कोई एम्स नई दिल्ली से व्यक्ति आया हुआ था। आप सोचिए कि वो क्या इमेज लेकर गया होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का अपने मन के अंदर। जबकि आप समझिए कि आप समझते होंगे कि गाँव में पहले के समय में पटदारी में, जब पटदारी समझते हैं ना शब्द, पटदारियों में जब विवाद हुआ करता था तो उस समय बता दिया जाएगा, देखा भैया कुछ लोग आवत हो, आज कुछ ना करे के बाद में देखल जाए बात के। तो वहाँ ये व्यवस्था होती थी कि बाहर से कोई आदमी आ रहा है तो उसके समक्ष एक अच्छी बात और अच्छी अपने इमेज को प्रेजेंट करेंगे। आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय को। बहुत शर्मनाक और बहुत शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। और इसके जितनी निंदा की जाए। और उसके बाद अब आप जो है चोरी ऊपर से सीना चोरी, अब आप जो है बच्चों को इकट्ठा करके, आपके अंडर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो आपका साथ देंगे ही। आप ताकि आगे भाई सीनियर की ही बात माननी है, उनको अपना लाइफ देखना है, प्रोफेशन देखना है। आप उनको खड़ा करके, आप उनको प्रेजेंट करके आप कह रहे हैं कि साहब जो है हम इस तरह से रहेंगे जब तक ये काम नहीं हो जाएगा। भाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है, पुलिस के पास एप्लीकेशन है, SC ST पे बोलने का किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जनाब। एक शब्द आप 3 दिन का उठा के देख लीजिए, आप कचहरी पे जो है बड़ी विचित्र स्थिति है। अभी हमारे साथ उस दिन की जो घटना हुई थी वो पीड़ित पक्ष हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए कि क्या और उस दिन क्या घटना हुई थी। सर नमस्कार आप सभी मीडिया भाइयों को। पहले तो सर उस दिन घटना हुई थी सर, डॉक्टर साहब SP मिश्रा जी आए उधर से, सामने से आते ही ऊपर से चढ़े और कुर्सी यहीं रखी थी सर, और कुर्सी यहीं रखी थी और लात से मारने के बाद तब तक मैं दरवाजे से बाहर आया सर। दरवाजे से बाहर आता ही मैंने कहा सॉरी सर, आप जो कुर्सी को लात मारे हमको बोल दिए होते पहले तो मैं सर हटा दिया होता मैं। तो उन्होंने कहा हु आर यू, मैंने कहा सर कैंटीन मैनेजर हूँ मैं यहाँ का। तो कैंटीन मैनेजर हो तो तुम्हें भी मारूंगा मैं, यही सबसे बोले, तुम्हें भी मारूंगा साला, तुम लोग पूरे एरिया को कब्जे करके रख। किसका बाप का मतलब ये है कि तुम लोग उसके आदेश ले तुम लोग पूरा एरिया को कब्जा करके रख। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जी सर ऐसे ही बोलते हुए आगे बढ़ गए। मैंने कहा सॉरी सर फिर तो आप मुझे मार ही दीजिए। मैं तो सिर्फ ये बोला कि मैं कैंटीन मैनेजर हूँ तो हु आर यू, उसके बाद तुम्हें भी मारूंगा, ये सब चीज़ें सर। आपको एक प्रोफेसर हैं, आप यहाँ के डॉक्टर बड़े डॉक्टर हैं, आप इस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं। कैंटीन हमें ये बताइए, जिस दिन DM सर आए थे और तमाम वरिष्ठ लोग आए थे, इसका उद्घाटन किए थे, ये तो आपको ही दिया गया होगा ना कि डॉक्टर साहब को दिया गया होगा। हाँ तो लेकिन उन्होंने यही शब्द कहा कि किसके अधिकार से तुम लोग पूरा एरिया का कब्जे कर रखे हो, किसने अधिकार दे दिया पूरा एरिया को। और बैठते हुए ऐसे लगता कि और जाति सूचक गालियों के साथ उन्होंने संबोधित किया। हमारे लड़के थे, हमारे स्टाफ थे, उसमें जाति सूचक शब्दों के साथ इतने गंदे गाली दिए। लड़कियां थी, उन लोगों को बहुत बोल दिए। सामने लड़की थी, रोते हुए अंदर भाग गई। लड़के थे हमारे, उनको मतलब वो लड़कियां जो यानी कि आपकी स्टाफ होंगी ना, जो किचन में काम करती थी स्टाफ, बोल दिए, इतने गलत व्यवहार किया हमारे साथ। फिर मैंने तुरंत सर को मैंने बोला कि मैं ये चीज़ें सर मैं बड़े सर को बोलूँगा। तब तक बड़े साहब राउंड्स पे थे, आ गए। फिर बाकी आगे सर से बात हुई
उनसे, और सर के साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है वो। अच्छा, उस दिन की जिस दिन की घटना थी, लात मारने वाली घटना थी, क्या उससे पहले भी डॉक्टर साहब का इस तरह का व्यवहार था आपके प्रति? जी, 2-3 दिन पहले सर आते जाते बोलते थे कि यहाँ तुम लोग ऐसे बैठते हो, ऐसे कुर्सी पर चढ़ा के ऐसे बैठते हो, लगता है कि कोई बहुत बड़े आदमी हो, तुम लोग इतने नीच आदमी हो, ऐसे मतलब। तो वो ये बात वो क्यों बोलेंगे? वो तो ऊपर वाला स्टाफ बोलेगा कि वो, या फिर आपका जो सीनियर होगा। पता नहीं सर क्यों इतने चिढ़ कैंटीन से लेकर के उनको, और आते जाते कभी ये दो, कभी वो दो, कभी ऐसे कैसे करके सर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देते, पहले से ही उनका मतलब ये था। हाँ, लास्ट में उस दिन कुर्सी को लात मार दिए सर, हमको बहुत दुख हुआ सर, क्योंकि कोई कुर्सी को मारना सर, हमारे मान सम्मान को मारना सर, कुर्सी को मारना एक मान सम्मान की बात है सर, इसलिए मैंने उनका विरोध किया सर, और मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे गाली दिया, साला बोला, लड़कियों को गाली दिया, हमारे स्टाफ को गाली दिए, हाँ उसमें लड़कों को भी गाली दिए, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किए। तो ये सर बहुत दुख लगा हमको, और उसमें मेरे जो कैंटीन स्टाफ हैं उन्होंने भी कानून कार्रवाई करने के लिए आगे प्रक्रिया जाहिर की है उन्होंने। तो देखा, ये चूँकि ये पीड़ित पक्ष हैं, चूँकि यही कैंटीन के मैनेजर हैं, तो इन्होंने बताया कि मतलब किस तरह से उस दिन घटना हुई। हालांकि वाकई ये इस तरह की जो घटना निंदनीय है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैंटीन पर पूरा हॉस्पिटल प्रशासन अगर कैंटीन परिसर को यहाँ पे इस क्षेत्र को दिया गया, तो ये कैंटीन के मैनेजर का ही दायित्व होता है कहाँ पे कुर्सी क्या हो, क्या किस तरह से। और चूँकि ये जो जिस क्षेत्र पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी कैंटीन का ठीक सामने, वो कैंटीन का ही हिस्सा है, ना कि कोई हॉस्पिटल का एरिया। आपको हम सबसे बड़ी बात बता दें, इस कैंटीन में पूरी तरह से मरीज, जो ट्रामा सेंटर में मरीज जो भर्ती होते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट 5 टाइम का खाना दिया जाता है। मतलब सुबह नाश्ता, सुबह खाना, फिर दोपहर में भी खाना, फिर शाम में भी नाश्ता, फिर रात में भी खाना, मतलब तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती है मरीजों को, जिस तरह से मरीज होते हैं। आपको हम बता दें, दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी में अगर अपने व्यक्ति के लिए एक गिलास जूस भी लेने जाएगा, तो वो करीब 900 मीटर अगर बाहर जाएगा, तब कहीं जाके उसको इस गर्मी, भीषण गर्मी में उसको जूस मिलेगा। अगर ये सुविधा अगर कैंटीन दे रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है, और किसकी आंखों में ये कांटे चुभ रहे हैं। देखना यह है कि अब आगे घटना किस ओर जाता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।